तो जय हिंद। नए सब्जेक्ट लिए रेडी हो? कोई डाउट्स? जोश पूरा है? जोश में कमी नहीं होनी चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आपको भारत को समझना है या भारत की व्यवस्था को समझना है या आपका देश कैसे काम करना है, आपको ये समझना है, तो सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? इस देश के संविधान को समझना पड़ेगा। अच्छा, जब मैं बात करता हूं इस शब्द की संविधान, संविधान, तो इसका अर्थ क्या होता है? क्या है ये संविधान? देखो, संविधान आप बोल सकते हैं सरल भाषा में, ये किसी भी राष्ट्र का एक दर्पण होता है। दर्पण यानी जो हमें हमारा क्या दिखाता है? प्रतिबिंब दिखाता है। प्रतिबिंब कैसा? मान लीजिए कि कोई भी देश किस प्रकार से कार्य करता है, उस देश के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, उस देश की कार्यशैली क्या है, ये चीजें हमें कहां से प्रदर्शित होती हैं? ये हमें प्रदर्शित होंगी उसकी संविधान पुस्तिका से, है ना। तो संविधान तो बहुत देशों ने बनाया, बहुत देशों ने लागू किया, बहुत देशों के संविधान विफल भी हो गए, पर भारत उनमें एक ऐसा देश उभर कर निकला जिसने ना ही विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाया, बल्कि उस संविधान को विश्व स्तरीय में क्या करके दिखा दिया? पास करके दिखा दिया कि हम इसे केवल बना नहीं सकते, हम इसे लागू भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले संविधान शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है संविधान का परिचय। क्योंकि किसी भी चीज, सब्जेक्ट को या टॉपिक को शुरू करने से पहले उससे जुड़ना बहुत जरूरी है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप संविधान को एक अपने आपसी मित्र के रूप में जोड़ लें और उसको अपने जीवन का एक ऐसा अंग बना लें। ये मत सोचिएगा कि सिविल सर्विसेज में पढ़ रहे हैं तो संविधान हमारे काम का है। आप भारत के नागरिक हो, आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी पावर्स लिखी हैं, हमारा देश की बॉडी कैसे वर्क करती है, हमारी देश में कौन कौन सी बॉडीज हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये चीजें हमें कैसे पता चलेगा? जब हम क्या पढ़ेंगे? जब हम संविधान पढ़ेंगे, है ना। तो बस इसी टॉपिक को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो थोड़ी आंख कान सब खोल कर रखना और सोते हुए मत मिलना कक्षा में। क्लियर है? सबसे पहला सवाल आता है हमारे सामने, संविधान की आवश्यकता क्यों? क्या बिना संविधान के देश नहीं चल सकता? चल सकता है या नहीं? चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता? ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने आज भी अपना संविधान नहीं लिखा है। बट यदि आप संविधान नहीं लिखेंगे तो संविधान के नियमों का पालन कैसे होगा? और जब संविधान के नियमों का पालन नहीं होगा तो वहां पर एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना कैसे होगी? यदि मैं भारत को एज ए एग्जांपल आपके सामने पेश करूं, तो आप जानते हो भारत में संविधान है और संविधान को बहुत बेहतरीन तरीके से क्या किया जाता है? लागू भी किया जाता है। अब लागू किया जाता है तो संविधान की कोई चीज यदि लागू नहीं होती है, या मान लीजिए कि संविधान के कोई कानून है या नियम है जिन्हें फॉलो नहीं किया जाता है, तो क्या उसे हम न्यायिक चुनौती देते हैं? दे सकते हैं। यदि संविधान में कुछ लिखा है कि भारत में ये चीज या ये बॉडी इस प्रकार से कार्य करेगी, ठीक है, और मान लीजिए वो वैसे फॉलो नहीं की जाती है, तो इस स्थिति में क्या उसे न्यायिक चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है ना। क्योंकि संविधान जरूरी ही नहीं होता है, बल्कि उसे हम एक विकल्प के रूप में नहीं देख सकते। यदि आपने संविधान देश के लिए बनाया है, यानी आपने अपने देश की एक कानून पुस्तिका बना दी है, आपका देश कैसे काम करेगा, आपके देश की बॉडीज क्या होंगी, आपके देश में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यहां तक कि आपके देश का नाम क्या होगा, ये भी किसमें लिखा होता है? संविधान में ही लिखा होता है। ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी कंट्री का नाम क्या यूज करेंगे? क्या आपने कभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हिंदुस्तान नाम देखा है, आर्यवर्त नाम देखा है? आप इंडिया नाम देखते हैं, आप भारत नाम देखते हैं? क्या उल्लेख किया गया इसका संविधान में? देखिए, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संविधान की। क्या कोई भी देश या कोई भी संस्था बिना नियम कानून के चल सकती है? यदि नियम कानूनी नहीं होंगे तो हर दूसरे दिन एक नियम का उल्लंघन होगा, और यदि हर दूसरे दिन एक नियम का उल्लंघन होगा तो वो बॉडी अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर सकती है। क्लियर है? संविधान कानूनों की एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये चीज मैंने आपको बताया कि भारत किस प्रकार कार्य करेगा और क्या भारत में नहीं होगा, और यदि होगा तो किस प्रकार से होगा, ये सब कहाँ लिखा होता है? ये हमारी संविधान पुस्तिका में ही तो लिखा है। संविधान पुस्तिका ने बोला कि हम भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देंगे। लिख दिया? तो देता है, बिल्कुल देता है। क्या आपके स्वतंत्रता के अधिकारों को यदि कोई छीनने की या उसके अल्पीकरण करने की कोशिश करेगा तो क्या आप उसे न्यायिक चुनौती दे सकते हैं? अच्छा, ये पावर किसने दिया आपको? संविधान ने दी, ठीक है। सरकार की मूल संरचना और इसके कार्यों को निर्धारित करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में एक व्यवस्था बनी हुई है, आपने देखा होगा कि एक कार्यपालिका होती है,
एक न्यायपालिका होती है, एक विधायिका होती है। ये सारी चीजें, ये सारे पावर डिस्ट्रीब्यूशंस किसके तहत किए जाते हैं? संविधान के तहत किए जाते हैं। और ये किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, लिखे किस में जाते हैं? संविधान में लिखे जाते हैं। सरकार के अंगों तथा नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को परिभाषित तथा सीमांकित करता है। संविधान का एक अहम कर्तव्य यह भी है कि यह स्वयं की कमियों को बदले और समय के साथ जिस चीज की आवश्यकता है उसे संशोधन के रूप में क्या करे? जोड़े। आज आप देखिए हमारा संविधान 1950 का बना हुआ है ना? पर आप इस चीज को देखिए कि उस समय के संविधान निर्मात्री जो व्यक्ति थे वो इतने ज्यादा दूरदर्शी थे कि वो संविधान आज भी हमारी वास्तविक स्थितियों के लिए क्या है? एकदम अनुकूल साबित होता है। पर आपने देखा होगा बीच बीच में कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ चीजें ऐड ऑन करनी पड़ती है, क्योंकि देखो समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, कुछ चीजें तो बदलनी पड़ेंगी। हर चीज पहले के समय के हिसाब से तो नहीं चल सकती ना। मान लीजिए पहले आपको, जब 1950 में आपका संविधान बना था तो सोने का अधिकार नहीं जोड़ा गया था, या उसमें विदेश जाने का अधिकार जोड़ा नहीं गया था। कहने का मतलब है कि मेंशन नहीं किया गया था। बट जैसी उसकी जरूरत समझ में आई, मेनका गांधीवाद आया, तो हमें लगा कि नहीं, हमें इसको संविधान में क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। जब आपका संविधान बना था उस समय आपके व्हाट्सएप हुआ करते थे क्या? फेसबुक हुआ करते थे क्या? आधार कार्ड हुआ करते थे क्या? तो उस समय आपकी प्राइवेसी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आपकी प्राइवेसी केवल आपका शरीर ही था, उसके अलावा कोई आपका गूगल तो था नहीं 1950 में कि आपकी कोई प्राइवेसी से आपका डेटा निकाल सकता था। बट समय को देखते हुए जब आगे देखा गया कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपकी प्राइवेसी को खतरा है, आपके आधार कार्ड हर जगह मांगे जा रहे हैं, आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका व्हाट्सएप अकाउंट है, आपकी प्राइवेट चैट्स हैं, तो सरकार को एक चीज की जरूरत समझ में आई, निजता के अधिकार की। नाम सुना है? राइट टू प्राइवेसी की। तो राइट टू प्राइवेसी पहले थी क्या? बट बाद में जोड़ी गई। बस वही संविधान कहता है कि समय के अनुकूल चलते हुए जिन चीजों की आवश्यकता है उसमें बदलाव करो, और बदलाव करने के लिए क्या करना पड़ता है? संशोधन, अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो बदलाव करने के लिए अमेंडमेंट करो। क्लियर है? संविधान की जरूरत क्यों है, ये क्लियर है? संविधान एक देश का क्या होता है? मार्गदर्शक बोल सकते हो आप, है ना? यदि मैं आपको बोल दूं कि आपको ये संस्था चलानी है, यदि मैं आपको सीधे बोल दूं ये संस्था चलाइए या इस राष्ट्र को, इस राज्य को चलाइए, तो आप एकदम ब्लैंक हैं। बट यदि मैं आपके सामने एक पुस्तिका रख दूं, ये रही वो पुस्तिका और इसमें है राज्य को चलाने के नियम और कानून, तो आपको चलाने में आसानी होगी। और आपको एक चीज तो पता है कि यदि मैं इनको फॉलो नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं, पर मुझे इनका क्या नहीं करना है? उल्लंघन तो नहीं करना है। एनी हाउ कुछ भी हो जाए, उल्लंघन मैं नहीं करूंगा। तो इसलिए संविधान किसी देश के दर्पण के रूप में कार्य करता है, जो उस देश के प्रतिबिंब को दर्शाता है। जितना सुंदर संविधान होगा, सुंदर का मतलब है सुंदर संविधान वो कहलाता है जिसमें नागरिकों को क्या दिया जाए? समता का अधिकार दिया जाए, नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए, नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी दी जाए, वो कहलाता है आपका एक सुंदर संविधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद संविधानवाद क्या कहलाता है और गैर संविधानवाद क्या कहलाता है। ठीक है, एक संविधान शब्द होता है, एक शब्द होता है संविधानवाद। संविधानवाद एक राजनीतिक दर्शन है जिसमें किसी राज्य की सरकार के कार्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार होने चाहिए, जिसका अर्थ है कि सरकार के कार्यों में संवैधानिकता प्रतिबिंबित होनी चाहिए। गैर संविधानवाद देखते हैं, ऐसी शासन व्यवस्था जहां संविधान या उसके नियमों को सर्वोच्चता प्राप्त नहीं होती तथा किसी व्यक्ति विशेष का आदेश ही शासन का आधार होता है। आप मुझे बताइए, आपके सामने दो शब्दावलियां हैं, संविधानवाद और गैर संविधानवाद, भारत को आप कहां बैठाना चाहते हो? क्यों? क्योंकि भारत में जब भी कोई कानून बनाए जाते हैं, भारत में जब भी किसी कानून को या नियम को लागू किया जाता है, तो एक चीज को हमेशा प्रायोरिटी या प्राथमिकता में रखा जाता है, वो क्या होता है? संविधान। क्या भारत एक ऐसे कानून का निर्माण करेगा जो आपके स्वतंत्रता या समता के अधिकारों का अल्पीकरण करे? कर सकता है? अब थोड़ा सा इस परिप्रेक्ष्य को हम बदलते हैं, अब हम चलते हैं दूसरे देश की ओर, साउथ कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया चलते हैं। अब नॉर्थ कोरिया आ चुके हैं, संविधान दिख रहा है क्या आप लोगों को? अब आपका गैर संविधानवाद वहां पे प्रस्तुत होगा। क्यों? वहां पे क्या एक लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित है? वहां पर है तानाशाही या व्यक्ति विशेष का शासन। वहां पर व्यक्ति विशेष कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी संविधान पुस्तिका को खोलकर नहीं देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको क्लियर रखने पड़ेंगे कि संविधानवाद एक भाव है। संविधानवाद एक ऐसा भाव है कि यदि वो जिस राष्ट्र में दिया गया है या जिस राष्ट्र के स्वभाव के अंतर्गत वो है, उसमें राष्ट्र को कोई भी नियम कानून बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा?
संविधान को अपने प्राथमिकता में रखना पड़ेगा। पर जहां बात आती है गैर संविधानिकतावाद की, वहां संविधान की कोई भी अहमियत नहीं रह जाती। क्लियर है? ये क्लियर है? तो भारत कहां आएगा? नॉर्थ कोरिया गैर संविधानवाद। तो आप किस विचारधारा को पसंद करते हैं? संविधानवाद। आपको नियम से चलना पसंद है, या चाहते हो कि एक ऊपर बैठा हो वही सारे शासन चलाए? हमें नहीं चाहिए भाई स्वतंत्रता के अधिकार, हमारा बस देश टॉप पे पहुंचना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जहां नागरिक खुश नहीं है वहां देश कैसे खुश रह सकता है? उस देश का विकास नहीं हो सकता। अब बात करते हैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक, या फिर या संविधानेतर भी बोलते हैं इसको। गैर संवैधानिक गलत बोल दिया मैंने, संविधानेतर। देखो संवैधानिक क्या होता है? सिंपल, जिस चीज का उल्लेख किसमें किया जाए? संविधान की पुस्तिका में। आपके पास एक पुस्तक है संविधान की, बेहद ही खूबसूरत बुक है एक हमारी भारतीय संविधान। उसमें जो भी लिखा है, उसमें जो भी संस्थाएं हैं, उसमें जो भी आयोग हैं, उसमें जो भी बॉडीज हैं जो लिखी हुई हैं, वो सारी बॉडीज कैसी हैं? संवैधानिक है। ठीक है। अब बात करते हैं संविधानेतर का। देखो एग्जाम्पल दिया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का नाम सुना है? क्या आपका यूपीएससी का वर्णन संविधान के अंतर्गत है? यदि आप संविधान की पुस्तक को पलटाना शुरू करेंगे तो उसमें कहीं आपको यूपीएससी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है। वैसे ही सीएजी, कैग आपके, है ना, तो क्या ये आपके संवैधानिक भाग है? क्या इनका संविधान में उल्लेख है? बिल्कुल उल्लेख है। संविधानेतर की बात करते हैं। अब देखो ये दो प्रकार का होता है। एक हो गया आपका नीति आयोग और एक हो गया आपका आईटी एक्ट। आईटी एक्ट आपका कब आया? 2000 में आया। अब आईटी एक्ट इसलिए मैंने बोला आपसे क्योंकि ये किसके तहत पारित किया गया था? एक्ट के तहत। संविधान में इसका वर्णन कहीं नहीं दिया गया है। ये किसके तहत पारित किया गया है? ये एक्ट के तहत पारित किया गया है। पर नीति आयोग एक्ट के तहत पारित नहीं किया गया है। नीति आयोग एक्ट के तहत पारित नहीं है। इसके बाद भी नीति आयोग कैसी संस्था है? संविधानेतर संस्था है। क्यों? क्योंकि नीति आयोग कार्यपालिका के द्वारा पारित किया गया है। किसके द्वारा? कार्यपालिका। अब कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका समझते हैं, आगे समझते हैं कार्यपालिका क्या होती है। अच्छा, मैंने आपको संवैधानिक बताया, मैंने आपको संविधानेतर बताया। जिसका संविधान में उल्लेख है वो संवैधानिक, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है वो संविधानेतर। ये गैर संवैधानिक क्या होता है? गैर संवैधानिक क्या होता है? ये जिसका संविधान में उल्लेख ना हो, ये गैर संवैधानिक हो गया। जो संविधान के अंतर्गत तो ये भी नहीं आते हैं संविधान में, तो ये गैर संवैधानिक हो गए। नीति आयोग आपका गैर संवैधानिक है। तो क्या होता है गैर संवैधानिक? जो संविधान के विरुद्ध हो, वो उसे क्या कहते हैं? देखो, नीति आयोग संविधान के विरुद्ध है क्या? नीति आयोग तो एक ऐसी संस्था है जो थिंक टैंक की तरह काम करती है, योजनाओं का क्रियान्वयन करती है ना। आईटी एक्ट आपका गैर संवैधानिक है क्या? हाँ, आईटी एक्ट में मान लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल समझते हैं कि आईटी एक्ट में एक ऐसे कानून को पारित किया गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, या भारत में कोई भी महिला रात को 6 बजे के बाद इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकती, या इंटरनेट के इस भाग का उपयोग नहीं कर सकती। तो ये आपके अधिकारों का हनन हुआ। ये गैर संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेदों के तहत हमें क्या मिलता है? हमें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिलता है, और उस समानता का अधिकार का हनन किसमें किया जा रहा है? आईटी एक्ट में किया जाएगा, तो वो क्या कहला जाएगा? फिलहाल ये आपका गैर संवैधानिक नहीं है, ये एकदम सही है। ये कैसा है आपका? संविधानेतर है। ठीक है। फास्ट तो नहीं हो रहा है? ये और स्लो चलें अपन? चलेगा? ठीक है। संवैधानिकता के सिद्धांत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको संविधान की रूपरेखा समझने में एकदम सहायता करेंगे। क्या होते हैं संवैधानिकता के सिद्धांत? एक एक पॉइंट समझते हैं। अधिकारों का विभाजन। अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कार्यपालिका क्या होती है? वैसे ही दो भाग और होते हैं, एक होती है विधायिका और एक होती है न्यायपालिका। अब अधिकारों का विभाजन हमारे यहाँ तीन भागों में किया गया। सबसे पहला हो गया आपका विधायिका, दूसरी कार्यपालिका है आपकी, और तीसरी है आपकी न्यायपालिका। अच्छा, विधायिका का कार्य क्या होता है?
विधायिका में एक शब्द आता है विधि, विधि आता है, विधि का अर्थ होता है कानून, कानून मतलब नियम। तो कानून बनाने का काम कौन करता है? अच्छा, कहाँ बैठती है ये विधायिका, कहाँ होती है ये बॉडी, कहाँ देखने मिलती है? संसद। संसद आपकी मुख्य विधि निर्मात्री संस्था है। अच्छा, संसद में कौन बैठते हैं? आपके सांसद बैठते हैं। ये सांसदों को कौन चुनता है? जनता, यानी आप चुनते हैं। तो आपके द्वारा चुने गए तो नियम किसके लिए बनाएंगे? आप ही के लिए बनाएंगे ना। चलो, आपके लिए नियम बना दिया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने बढ़िया शानदार सा नियम पेश किया, उसको लागू किया। अब उसको क्रियान्वयन करने का कार्य कौन करेगा? कार्यपालिका। अब ये कार्यपालिका क्या होती है? जिसमें आपके सारे, देखो, एक होगी आपकी संसद, संसद के सारे भाग, टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो उसके भाग होते हैं। अब उसमें आपके मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें आपके मंत्रिमंडल होता है, उसमें आपके जितने भी स्टेट्स के क्या होते हैं, राज्य प्रभार मंत्री होते हैं। इन्हें क्या काम दिया जाता है? उस योजना के या उस विधि के या उस कानून के क्रियान्वयन का काम किसे दिया जाता है? इन्हें दिया जाता है, जिन्हें बोला जाता है कार्यपालिका। नाम से ही क्लियर है, कार्य करने वाली संस्था कार्यपालिका। अच्छा, एक चीज, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। फिलहाल न्यायपालिका समझते हैं। न्यायपालिका क्या होता है? जो आपको न्याय देने का कार्य करती है, जो आपको न्याय देने के लिए ही बैठी है। एग्जाम्पल के तौर पे किसे समझ सकते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट आपका, हाई कोर्ट आपका, सेशनल कोर्ट आपका। अच्छा, भारतीय न्याय स्वतंत्र है या नहीं है? क्या हमारी न्यायपालिका के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव डाला जा सकता है? हमारी न्यायपालिका दबाव जरूर डाल सकती है, पर हमारी न्यायपालिका के ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता है। दूसरी आती है जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार। किसने चुना सरकार को? जनता ने चुना। तो उसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी? अब जरा दो पॉइंट्स को समझते हैं। एक तरफ मैं रखता हूं लोकतंत्र को, ठीक है, और एक तरफ मैं रखता हूं तानाशाही को। अब आप मुझे बताओ, जवाबदेही किसमें प्रदर्शित हो रही है? लोकतंत्र में प्रदर्शित हो रही है। क्यों तानाशाही में जवाबदेही नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? तानाशाही में गोली मिलती है, क्योंकि, है ना, इसलिए जवाबदेही नहीं मिलती। जवाबदेही तो वहां मिलती है जहां चुना जनता के द्वारा जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप सभी ने मिलकर यदि आज किसी को क्लास मॉनिटर बनाया है, तो क्लास मॉनिटर की जवाबदेही किसके प्रति होगी? आप सभी के प्रति होगी, कि आपके हितों को किसके समक्ष रखे वो? टीचर के, शिक्षक के या प्रधान के समक्ष वो रखे। तो जवाबदेही तो उसके प्रति होती है जो उसे चुनते हैं, है ना। अब बात आती है कि जवाबदेही की आवश्यकता क्यों है। आखिर जवाबदेही यदि हमें दी गई है, मतलब अगर जवाबदेही का अधिकार सरकार को है, तो क्यों है? क्यों देना चाहिए जवाब? नहीं देना सरकार को, नहीं है उसका मन। फिर जनता नाराज हो जाएगी। जनता नाराज हो जाएगी और जनता दोबारा आपको उस कुर्सी में बैठने नहीं देगी। आपको चुना ही हमने इसलिए था नेतृत्व के लिए, कि आप हमारा क्या कर सको? मार्गदर्शन करो और हमारे विकास के लिए कार्य कर सको। अब जवाबदेही की बात आती तो आपने एक नाम सुना होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट का नाम सुना है? ये जवाबदेही का ही तो एक प्रकार है। आपको कुछ भी जानना हो, रफेल भारत ने कितने में खरीदा, ठीक है, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितने की बनी, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के लिए कितने लोग लगे, कहां कहां से लोग आए, सारी डिटेल आपको कौन देगा? कौन देता है? आरटीआई देता है। जवाबदेही किसकी है ये किसे देना ही पड़ेगा? ये सरकार को देना ही पड़ेगा, है ना। लोकप्रिय संप्रभुता, इसमें एक शब्द आया है संप्रभुता। ये संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता का मतलब होता है कि आप निर्णय लेने के लिए क्या है, एकदम स्वतंत्र है ना। और लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब है, अब देखो, स्वतंत्र तो दोनों होते हैं भाई। एक हो गया लोकतंत्र, वो भी स्वतंत्र है क्योंकि वो लोकतंत्र है। एक हो गया राजतंत्र या तानाशाही, वो भी स्वतंत्र है ना। तो लोकप्रिय, मैंने लोकप्रिय क्यों बोला, लोकप्रिय संप्रभुता की बात क्यों की मैंने? लोकप्रिय संप्रभुता वो कहलाती है जिसमें जनता को आपको क्या करना पड़ता है, प्राथमिकता में रखना पड़ता है ना। आपकी संप्रभुता किससे आई है? जनता से आई है। राजतंत्र में जो संप्रभुता आती है, मतलब निर्णय लेने का जो अधिकार आता है, वो राजा को तो स्वयं से प्राप्त है। वो तो तानाशाह है, वो कुछ पूछेगा कि आपसे निर्णय लेने से पहले। पर 5 वर्ष के लिए जो मुझे चुना गया है, अब मुझे जो संप्रभुता की पावर दी गई है कोई डिसीजन लेने के लिए, किसने दी है? जनता ने दी है ना। क्यों दी है? क्योंकि ये एक लोकतंत्र है ना। इसलिए इसलिए लोग इसे क्या बोलते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता।
यानी देखो संप्रभुता तो आपको उसमें भी मिल जाएगी राजतंत्र में, पर जो लोकप्रियता है या फिर आप बोल सकते हैं जो फेमस बोली जाती है कि जिसे एक अच्छा आदर्श रूप माना जाता है, वो क्या है आपकी लोकप्रिय संप्रभुता है, आपका जनता का शासन यानी लोकतंत्र। ठीक है, कानून का शासन, कानून का शासन मतलब भारत में कानून है कि मन से आपका जो मन करता है आप करते रहते हो, जब मन किया किसी को गोली मार दी, जब मन किया किसी को धक्का दे दिया, ऐसा होता है क्या? जब मन किया कहीं भी चले गए, राष्ट्रपति भवन में चले गए चाय पीने राष्ट्रपति के साथ, होता है क्या ऐसा? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भारत में क्या है? भारत में कानून है और कानून का शासन है। भारत में कानूनों को तोड़ने पर क्या दी जाती है? सजा दी जाती है, दंड दिया जाता है। ठीक है, ये सारी एक अच्छे संविधान के गुण हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक अच्छे संविधान के गुण कहलाते हैं, है ना। यदि ये चीजें उस संविधान में निहित नहीं है तो वो संविधान कंप्लीट नहीं है, वो संविधान एक अच्छा संविधान नहीं हो सकता जिसमें ये सारे गुण नहीं पाए जा सकते। स्वतंत्र न्यायपालिका, अभी हमने इस पर चर्चा की है कि हमारी न्यायपालिका ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। व्यक्तिगत अधिकार, क्या आपको व्यक्तिगत अधिकार दिए गए हैं? क्या आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है, सोने की आजादी है, घूमने की आजादी, कहीं भी रहने की आजादी, कहीं भी कोई भी बिजनेस करने की आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना, और क्या चाहिए? सब तो मिल गया, और कुछ बुलवाएं? इतना काफी है। तो ये कहलाते हैं व्यक्तिगत अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं जो आपको किसने दिया है? भारतीय संविधान ने दिया है ना। और भारतीय संविधान ने दिया है यानी भारतीय संविधान एक कैसा संविधान हो गया? अब एक सबसे मुख्य पॉइंट आता है सेना पर नियंत्रण, है ना। अगर इसको समझाना चाहूं तो आपने एक देश देखा होगा जो अभी बेहद ही बुरी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, और अगर मैं इसका एक सरल एग्जांपल आपको देना चाहूं तो हमारा एक और पड़ोसी देश है म्यांमार। नाम सुना है इसका? एक समय था जब बर्मा का संविधान हमारे ही भारतीय व्यक्ति ने लिखा था। ठीक है, अब म्यांमार, म्यांमार में तख्ता पलट हो गया, यानी किसका शासन आ गया? सेना का शासन आ गया, है ना। क्यों आ गया? क्यों आ गया म्यांमार में सेना का शासन? क्योंकि वहां पर सेना के अधिकारों को सीमित नहीं किया गया था। सेम एज पाकिस्तान में भी सेना के अधिकारों को सीमित नहीं किया गया। क्या भारतीय सेना चाहे तो भारत में तख्ता पलट कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? उनके पास पावर्स हैं, उनके पास गन्स हैं, उनके पास क्या नहीं है? हर चीज से तो मजबूत हैं, क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्योंकि उनके अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। देखो, एक बाउंड्री लाइन बनाना बहुत जरूरी है। ये बाउंड्री बताती है कि आप केवल यहां तक ही सीमित हैं, इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं आप, है ना। भारत की आर्थिक स्थिति कितनी ही बुरी क्यों ना हो जाए, भारत में सेना का शासन कभी विद्यमान नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक स्वतंत्र लोकतंत्र की ही स्थापना की जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, जहां पर सेना का नियंत्रण होता है यानी जिसका संविधान कमजोर होता है, वहां सेना के रैंक के अधिकारी अपने रैंक के हिसाब से बड़े बड़े पदों को क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं। जैसे जो सबसे बड़ा अधिकारी वो प्रधानमंत्री का पद ले लेगा, उसके नीचे अपने विदेश मंत्री सारे पदों को ग्रहण करते जाते हैं। ऐसे देश नहीं चलता है ना। देश चलता है जनता द्वारा चुने गए लोगों के हिसाब से। देखो, जब मैं बात करता हूँ ऐसे देश नहीं चलता है ना, मैं बार बार लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, बार बार लोकतंत्र शब्द आ रहा है। भारतीय लोकतंत्र ने पूरे विश्व में अपना डंका पीटा है। भारतीय लोकतंत्र ने दिखा दिया है कि ना ही हम सबसे बड़ा संविधान बना सकते हैं। आप हंस लो हमारे ऊपर, आप बोल लो हम उधारी का थैला है, ठीक है। अगर कहीं से अच्छे बिंदुओं को ग्रहण करके जोड़ना उधारी का थैला कहलाता तो ठीक है, उधारी का थैला ही सही। हाँ, अगर हम उसे फॉलो करने में या हम उसे भारत में लागू करने में विफल हो जाते तो हम बिल्कुल हंसी के पात्र होते। क्या हम विफल हुए? समय समय पर हमने जो उसमें परिवर्तन करे, समय समय पर हमने उसमें जो नई चीजों को ऐड ऑन किया, उसने हमारे संविधान को और क्या बनाया है? मजबूत बनाया है। और धीरे धीरे आज देखते जा रहे हैं आप, भारतीय संविधान विश्व स्तर पर ही देख लो आप, विश्व स्तर पर एक उदाहरण के रूप पर निकल कर आ रहा है कि भारत अपनी स्वतंत्रताओं के साथ, भारत अपने नियमों के साथ, भारत अपने आर्टिकल्स के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। यहां तक कि कोई कितना भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, या हमारे पीएम हो या हमारे प्रेसिडेंट हो या कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो, उन्हें संविधान उल्लंघन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यही तो खूबसूरती है हमारे संविधान की। आपने भारत में एक चीज देखा होगा कि चलो आपको संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी दे दी, है ना। अब अभिव्यक्ति की आजादी के तहत आप पीएम को भी आप शब्द बोल सकते हैं, आप राष्ट्रपति को भी आप शब्द बोल सकते हैं, आप खुलेआम बोल सकते हैं, बोलते ही हैं। और आप उसको सोशल मीडिया पर भी अपलोड करते हैं। इतनी स्वतंत्रता किसने दी भाई आपको? किसने दिया? संविधान ने दिया। पर क्या आप
जिस प्रकार से आप शब्द इन सभी के लिए उपयोग कर रहे हैं, क्या आप संविधान के लिए कर सकते हैं? कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी तो हमें संविधान भी क्या नहीं देता, अनुमति नहीं देता है। संविधान का अपमान यानी देश का अपमान, यानी आप इस देश के नागरिक, सच्चे नागरिक नहीं हो सकते। तो आपको क्या मिलेगा? देश से निकाल दोगे? अरे इतनी बड़ी सजा नहीं यार, छोटा मोटा दंड तो दे सकते हो, जेल में पहुंचा दो, जुर्माना डाल दो, या किसी प्रकार के सैंक्शंस लगा दो उसके ऊपर कि ये अब चुनाव नहीं लड़ सकते, या कुछ भी कर दो। देश से मत निकाल लो यार, कहाँ जाएगा बेचारा, कहाँ भेजोगे? पाकिस्तान से कुछ पर्सनली दुश्मन है क्या, दुश्मनी है क्या? पाकिस्तान जाके फिर लौट के आएगा वो। ठीक है, तो एक अच्छे संवैधानिक गुण क्या होते हैं? सबसे पहला कि शक्तियों का क्या होता है, विभाजन होता है। सारी शक्तियां एक स्थान पर निहित नहीं होती है कि हम ही पावरफुल हैं, जो करना है हमसे पूछ कर करो, ऐसा नहीं होता है ना? क्या अगर न्यायपालिका को कोई न्याय देना है तो कार्यपालिका दबाव डालेगी कि ऐसा न्याय दो? नहीं डाल सकती, है ना? जिम्मेदार और जवाबदेही सरकार, यानी सरकार आपको जवाब देने के लिए क्या है, बाध्यकारी है। लोकप्रिय संप्रभुता, कानून का शासन होता है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, इसमें व्यक्तिगत अधिकार आपको दिए गए होते हैं, और इसमें सेना का नियंत्रण, सेना पर नियंत्रण होता है, सेना का नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ का तो नहीं लिखा, सेना पर नियंत्रण। आज भारतीय सेनाओं की जो तीनों टुकड़ियां हैं, वो किसकी बातें सुनती है? किसकी बात सुनती है? राष्ट्रपति की बात सुनती है। अच्छा, राष्ट्रपति बोलेंगे कल अटैक कर दो, कर देंगी? हाँ हाँ, करवाओ कल। हम्म। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है। क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। ये चीजें हम जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अधिकारों का विभाजन, शासन तंत्र का 3 शाखाओं अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजन है। सत्ता के एकाधिकार को रोकता है, बल्कि नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली भी बनाता है। ठीक है, संविधान एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का नेतृत्व करता है, जिसके फलस्वरूप एक ऐसी जिम्मेदार और जवाबदेही सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है जो उसके समूचे विकास के लिए अग्रसर रहे। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा यह बताती है कि सरकार अपनी वैधता किससे प्राप्त करती है? लोगों से। यदि आपने अपने संप्रभुता को लोगों से प्राप्त नहीं किया है तो वो एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप राजतंत्र को फॉलो करते हैं, आप तानाशाही को फॉलो करते हैं और अपने स्वयं ही संप्रभु हो गए हैं आप, तो वो एक अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, पता है? कोई हमारे देश में बड़े से बड़े नेता ये कानून तो नहीं तोड़ सकते कि हम तो नेता हैं, हम तो एमपी, हम तो एमएलए, हम तोड़ सकते हैं, तुम लोग देख लो यार अपना। ऐसा होता है क्या? ये चीज हमारे देश में काम नहीं करती बेटा, सबको दंड मिलेगा, है ना? जो कृत्य आपने किया है और जो कृत्य एक सामान्य व्यक्ति ने किया, दोनों को ही उस चीज के लिए क्या दिया जाएगा? समान। हालांकि कुछ ऐसे वाद हैं जिन्हें हम अपवाद कहते हैं, एक्सेप्शनल केसेस, है ना, जो संविधान में उल्लेखित हैं, जो हमारे हाई रैंक के संवैधानिक पदाधिकारियों को कुछ दंड से क्या करता है? बचाता है। जैसे कि राष्ट्रपति के ऊपर कभी भी किसी प्रकार का क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। इसलिए नहीं कि वो राष्ट्रपति है, इसलिए क्योंकि वो भारत का राष्ट्रपति है, और भारत के राष्ट्रपति पर यदि क्रिमिनल केस चलाया जाएगा तो इंटरनेशनली भारत की इमेज अच्छी जाएगी क्या? और एक संवैधानिक पद का क्या होगा? एक संवैधानिक पद का अपमान होगा। इस वजह से उस पर क्रिमिनल केस, हाँ, पर उसको जब पद उसको छोड़ना पड़ेगा या उसके पदवधि की समाप्ति के पश्चात उस पर वो केस बिल्कुल चलाया जा सकता है। व्यक्तिगत अधिकारों पे हमने बात कर ली है। सेना पर नियंत्रण, संवैधानिकता की परिकल्पना है कि सेना का नियंत्रण सरकार के हाथों में होना चाहिए, ताकि सेना लोकतांत्रिक निर्णय लेने में हस्तक्षेप ना करे। क्या भारत आज कोई भी कानून बनाता है, चाहे आप कृषि कानून देख लीजिए, चाहे आप सीएए ले लीजिए, चाहे आप जीएसटी ले लीजिए, क्या सेना आती है? सेना के कमांडर इन चीफ आते हैं, मत करो, अच्छा नहीं है, इसको हटा देते हैं, ऐसा कर दो। ऐसा होता है क्या? हमारे यहाँ सेना के अधिकारों को सीमित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं राजनीतिक विचारधाराओं की। राजनीतिक विचारधाराओं से मतलब है कि कौन सा देश किस राजनीतिक विचारधारा को फॉलो करता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये उस देश को प्रदर्शित करता है। देखो, अगर मैं आपके सामने एक देश का नाम लेता हूं, चीन, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? साम्यवाद आता है। साम्यवाद मतलब वहां आपके अधिकारों को क्या किया जाएगा? हनन किया जाएगा। वहां आपको सोशल मीडिया नहीं चलाने दिया जाएगा, वहां आप अपने मनपसंद के न्यूज चैनल्स नहीं देख सकते, वहां आप अपने वहां पे यूट्यूब नहीं चला सकते, ना वहां व्हाट्सएप चला सकते हैं, वहां पर आप अपने मनपसंद का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं। और आपको सारी चीजें किसको देखकर फॉलो करनी पड़ेंगी? जो क्या, कौन बोलेगा?
जो सरकार बोलती है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने मन से चीजों को फॉलो नहीं कर सकते। आज भारत में आपका मन है आज मुझे दूसरा न्यूज चैनल देखना, जी न्यूज नहीं देखना, आज तक देखना, देख सकते हो। आज आपका मन है मुझे दैनिक भास्कर नहीं पढ़ना, मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना, पढ़ सकते हो। पर वहां सरकार का तो निश्चित है कि पढ़ना बेटा यही पड़ेगा। और वो न्यूज चैनल्स जो होते हैं और न्यूज़पेपर्स होते हैं वो मैनिपुलेटेड बाय किससे होते हैं? गवर्नमेंट से होते हैं, है ना। हमारे यहाँ गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती है क्या? चलो इस पे चर्चा नहीं करते, करती है कि नहीं करती है ना। पर हमारे यहाँ करती है तो वो भी है जो नहीं करती है, यानी वो भी चैनल्स हैं जिनमें मैनिपुलेशंस बिल्कुल भी नहीं है। तो आप स्वतंत्र हो देखने के लिए, कोई रोक टोक लगाई जा सकती है। अच्छा यदि मैं आपके सामने एक देश का नाम लेता हूँ नॉर्थ कोरिया, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है आपके? तानाशाही आती है। तानाशाही एक कभी भी राजनीतिक विचारधारा नहीं हो सकती, याद रखना, इसलिए उसको राजनीतिक विचारधारा में शामिल नहीं किया जाता है। तानाशाही कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। निरंकुश तंत्र कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। राजतंत्र कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं कही जा सकती। हमारे लिए मुख्य चार विचारधाराएं हैं। उदारवाद जिसे क्या बोलते हैं? लिबरलिज्म कहते हैं। अच्छा लिबरल मत जो किसे मानते हैं? जो किसकी बातें करते हैं? केवल तर्क संगत बातें करते हैं। अच्छा ये प्राचीन परंपराओं को मानते हैं क्या? ये प्राचीन परंपराओं को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। प्राचीन परंपराओं का विरोध करते हैं। किसको प्रधानता देते हैं? कानून को प्रधानता देते हैं। लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और धर्म निरपेक्ष अवधारणा के क्या होते हैं? समर्थक होते हैं। यानी इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लोकतंत्र है, हमारा कानून है और धर्म निरपेक्षता है। हमें प्राचीन परंपराओं से कोई भी लेना देना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तर्क संगत विचारधारा को फॉलो करते हैं। यानी हर चीज में इस वाद को ढूंढते हैं क्या इसके पीछे कोई सही तर्क है जो हमारे देश के विकास के लिए क्या हो सकता है? आवश्यक हो सकता है। ये होती है उदारवादी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे या समझेंगे कि भारत इसमें से कौन सी विचारधारा को फॉलो करता है। पूंजीवाद। पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक ऐसी, इसे हम बोल सकते हैं बाजार व्यवस्था। क्या बोल सकते हैं? इसमें जो सारा कंट्रोल होता है वो बड़े पूंजीपतियों के हाथों होता है और जो आपका सरकार या नौकरशाही का होता है वो हस्तक्षेप क्या होता है? एकदम कम होता है, बिल्कुल नहीं के बराबर। यहाँ केवल बाजार अर्थव्यवस्था या बाजार स्पर्धा को क्या दिया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है। केवल बढ़ावा किसे दिया जाएगा? बाजारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करने का प्रयास किया जाता है। देखो एक जो पूंजीवादी देश होता है ना वो देखने में बहुत ही शानदार दिखेगा आपको, एकदम जगमगाता हुआ। ऑस्ट्रेलिया को देखा है आपने? एकदम विकसित दिखेगा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बहुत ही शानदार दिखेगा आपको, वहां की आधारभूत संरचना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। पर यदि वहां बात आती है कि वहां नॉर्मली या सोशली नागरिकों को कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या उनको पूरे अच्छे से अधिकार दिए जाते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अच्छा कैपिटलिज्म इसमें फेल नहीं होता कि वो नागरिकों को अधिकार नहीं दे रहा है, वो यहाँ फेल होता है कि अमीर और गरीब होता चला जाता है। यहाँ समस्या उत्पन्न होती है कि कुछ चंद लोगों के हाथों पूरी ही देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। उन सभी लोगों पर क्या होती है? केंद्रित होती है देश की अर्थव्यवस्था। यानी पूंजीपति ही चलाएंगे कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी ऊंची होगी, देश की जीडीपी कितनी ऊंची होगी। क्यों? क्योंकि उस देश ने किसको फॉलो किया है? पूंजीवाद को। उन्हें मतलब ही इस चीज से कि हमें तो विकास चाहिए, धर्मनिरपेक्ष कानून, इन सब की बातें हम इसके बाद करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। इसके बाद आता है समाजवाद, सोशलिज्म। अच्छा समाजवाद क्या होता है? समाजवाद क्या होता है? समाज में एकता का समर्थन करता है। आर्थिक एकता, आर्थिक समानता या धार्मिक समानता? देखो समाजवाद एक ऐसा रूप बोला जा सकता है राजनीतिक विचारधारा का जिसमें सभी को सबसे पहला आपकी प्राथमिकता के तौर पर किसको रखा जाएगा? समाज को रखा जाएगा। अब एक अच्छे समाज को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां सबसे पहली चीज होनी चाहिए आर्थिक समानता। आर्थिक समानता से क्या मतलब है? आर्थिक समानता मतलब आर्थिक स्थिति सभी की एक समान। अब देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये कोई बात हुई कि सबके पास एक समान हो। हाँ सबकी आर्थिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? बेहतर होनी चाहिए, एक अच्छी स्थिति होनी चाहिए। उत्पादन सरकारी लाभ के लिए नहीं अपितु सामाजिक भलाई की दृष्टि से किया जाना चाहिए। यदि सरकार कुछ उत्पादन कर रही है या कुछ भी आधारभूत संरचना का निर्माण कर रही है या सरकार किसी भी नई चीज का निर्माण कर रही है तो पहले उसका केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? समाज होना चाहिए, ना कि लाभ।
है ना। अगर सरकार बनाने से पहले ही सोच लेगी कि हम इसको फंड्स के लिए बना रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे फंड्स आएंगे, हमारी अर्निंग होगी, तो वो समाजवादी विचारधारा नहीं हो सकता है। ठीक है। अच्छा, साम्यवाद जो होता है, इससे हम कह सकते हैं कि समाजवाद का बिगड़ा हुआ रूप है। बिगड़ा हुआ रूप मतलब, देखो, जहां समाजवाद थोड़ा सा अहिंसक है, यानी थोड़ा सा अहिंसा को फॉलो करता है, वहां साम्यवाद किसे फॉलो करता है? हिंसा को। उनका कहना है साम्यवाद, समाजवाद लेकर आओ, थोड़ी हिंसा का उपयोग भी करना पड़े तो हम करने को तैयार हैं। अच्छा, साम्यवादी जो देश हैं वो सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हैं? किस विचारधारा से नफरत करते हैं? पूंजीवादी विचारधारा से। पूंजी साम्यवादी का साफ है कि निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाए और सब कुछ सांप्रदायिक तरीके से क्या किया जाए? साझा। यानी निजी संपत्तियां किसी की होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, अभी बीच में चीन में चीन में आपने एक नाम सुना होगा, अलीबाबा ग्रुप का। अलीबाबा ग्रुप के एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है जैक मा। अब जैक मा, आप बोल सकते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था में उनका एक बहुत बड़ा क्या है? योगदान बोला जा सकता है। बट कई बार उनके स्टेटमेंट हमें ये भी देखने मिले हैं कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है या उनके जो बिजनेस है उसमें हस्तक्षेप कौन करता है? चीनी सरकार। ये चीन की सरकार करती है। चीन की सरकार, आप चाहे करोड़पति हैं, आप अरबपति हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। हम साम्यवादी हैं, है ना। आप कितने भी बड़े बन जाएं, कितने भी बड़े पूंजीवादी बन जाएं, साम्यवाद में उसका कोई भी स्थान नहीं दिया जाएगा आपको, है ना। तो ये आप तो सभी जानते हैं, साम्यवाद का बहुत बड़ा उभरता हुआ एग्जाम्पल या सबसे बड़ा देश आज के स्थान में कौन है? चाइना। अच्छा, हमने चार विचारधाराएं देख ली। हमने उदारवाद देख लिया, धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। हमने पूंजीवाद देख लिया, केवल बाजार व्यवस्था को फॉलो करता है और चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा आधारभूत संरचनाओं को बनाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लाभ की दृष्टि से किया जा सके। हमने समाजवाद देखा, सोशलिज्म ने बोला कि देखो यार, सबको समान स्थान दो, ऐसा मत करो कोई अमीर बन जाए कोई गरीब बन जाए, सभी को समान स्थान दो, सभी में आर्थिक समानता लेकर चलो, और जो भी कार्य कर रहे हो वो किसको देखकर करो? समाज को देखकर करो, लाभ की दृष्टि से मत करो। और हमने साम्यवाद को देखा कि देखो, ये समाजवाद को फॉलो करता है पर थोड़े अलग ढंग से क्या करता है, उसको फॉलो करता है। यहाँ भारत कहाँ है? यहाँ भारत कहीं मिसिंग सा दिख रहा है। भारत, मैं बोलूंगा भारत उदारवाद है, बिल्कुल नहीं। मैं बोलूंगा भारत पूंजीवाद है, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहूंगा भारत साम्यवाद या समाजवाद है, बिल्कुल भी नहीं। तो भारत है क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित विचारधारा। भारत, अब देखो वही बात आ गई ना, लोग बोलेंगे हमने तो कॉपी किया, लोग बोलेंगे हम तो यहां से देखकर सीखते हैं। हम सीखते नहीं है, हम स्मार्ट हैं। हमें पता है कौन सी चीज अच्छी है, हमें उसे फॉलो करना है। आप करते रहो, अपने आप को बोलते रहो हम पूंजीवादी हैं, हम कैपिटलिस्ट हैं, बोलते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम कम्युनिज्म है, बोलते रहो, हम नहीं बोलेंगे। हम तो मिक्स हैं, हम तो मिक्सचर हैं एकदम, हर अच्छी चीजों का कौन है? हम मिक्सचर है। उदारवादी के जो अच्छे गुण है, उदारवाद ने हमसे बोला कि कानून को प्रधानता देना है, ओके डन, ले लो। किससे ले लो इसको? उदारवाद से ले लो। उदारवाद ने बोला धर्मनिरपेक्ष अवधारणा का समर्थन करना चाहिए, बिल्कुल, आ जाइए, लिखो इसको अपनी पुस्तक में, इसको हम फॉलो करेंगे। भाई हो गया। सर इससे आगे उदारवाद से और कुछ रखना है? नहीं नहीं, दो तीन चीज रख ली, अब आगे बढ़ते हैं। पूंजीवाद, भाई कैपिटल भी तो जरूरी है, तो हमें बढ़ावा किसको देना है? साथ में पूंजीपतियों को भी देना है, पर पूंजीपतियों को इतने ऊंचे स्थान पर नहीं पहुंचा देना है कि क्या हो जाए, आर्थिक असमानताएं क्या होने लगे, बढ़ने लगे या प्रकट होने लगे। ठीक है। इसके बाद हमने देखा समाजवाद, बहुत ही अच्छी विचारधारा है। समाजवाद का गुण तो होना ही चाहिए ना हमारे देश में। जब समाजवाद होगा, समाज के प्रति हमारी सरकार कार्य करेगी। आज एक बात बताओ, आपकी एक योजना आई, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना, तो जो लाडली बहना योजना है वो कोई सेपरेट बहन के लिए आई है क्या? कि मामा जी की एक सेपरेट बहन है, ये लाडली बहन है, और तुम लाडली बहन हो, ये चार मेरी लाडली बहनें हैं, आप सबको मैं क्या देने वाला हूँ हर महीने? 1,000, मस्त मोमोज खाना, जो करना है करना, घूमना फिरना। ठीक है, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। उन्होंने एक समाज को केंद्र में रखा और समाज की सभी आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को क्या दिया? उस योजना का लाभ दिया। यही तो एक समाजवाद का गुण है कि हम नहीं करेंगे विषमताएं, हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, हम सब। चलिए, शासन के अंग देखते हैं। यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ, अगर पीछे का कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो बताओ। ये मत सोचना रिकॉर्डिंग है तो कोई दिक्कत है, आप बताओ, 10 बार समझाना, हम 10 बार समझेंगे। कोई प्रॉब्लम है? कोई ऐसा भाग है या कोई ऐसा बिंदु है जो समझ में ना आया हो? ये संविधान का जो परिचय है, क्योंकि देखो इतने शब्दावलियों को जब तक आप नहीं समझोगे, मैं बार बार आगे शब्दों को यूज करूंगा। मैं बोलूंगा संविधानवाद समझते हो, तो आप सोचेंगे संविधानवाद क्या है। मैं बोलूंगा संविधानेतर, तो आप बोलेंगे संविधानेतर क्या? ये नहीं होना चाहिए। हर चीज आज के आज क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। क्लियर है?
आगे बढ़े, चलो। शासन के अंग कितने अंग हैं? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। विधायिका का काम क्या है? विधि का निर्माण। विधि को फॉलो कौन करवाएगा? और हमारे न्याय का समाधान या विवादों का समाधान कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। अच्छा, हमारी विधायिका में मैं किसको बोल सकता हूं कि ये विधायिका कहलाती है? संसद। मुख्य विधि निर्मात्री संस्था कौन सी है? संसद। ये संसद में कौन बैठता है? सांसद बैठते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो कानून किसके लिए बनाएंगे? चलो, बना दिया कानून, बिल ला दिया, पारित करवा दिया, राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर भी हो गए। अब किसके पास ट्रांसफर करना पड़ेगा? कार्यपालिका के पास। कार्यपालिका अब क्या करेगी? अब देखो, एक मुख्य चीज समझो, सबसे इंपॉर्टेंट। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, ठीक है? कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। ये एक और ये 2। क्लियर है? पहली होती है स्थायी कार्यपालिका। क्या होता है? और दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है? सबसे पहली कार्यपालिका हो गई आपकी स्थायी कार्यपालिका, और दूसरी हो गई आपकी अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी वो जिसका स्थायित्व रहेगा, अस्थायी वो जिसका स्थायित्व नहीं रह सकता। जैसे स्थायी में कौन आ गया? नहीं। स्थायी कार्यपालिका का मतलब होता है आपके लोक सेवक। लोक सेवक मतलब हमारे जो अधिकारी होते हैं वही तो कार्यपालक होते हैं। हमारे जिलों में, हमारी तहसीलों में, गांव गांव में योजनाओं को क्रियान्वित करने का या कानून को पारित करने का काम कौन करता है? ये अधिकारी, ये लोक सेवक ही तो करते हैं। और क्या लोक सेवक का कोई टर्म होता है क्या? 5 साल बाद हटा के बदल दिया जाएगा, 6 साल बाद बदल दिया जाएगा? इनकी एज लिमिट होती है, उन्हें एज लिमिट के बाद रिटायरमेंट लेना पड़ता है। पर जब मैं बात करता हूं अस्थायी कार्यपालिका की, तो इसमें आते हैं आपके कौन? राज्यसभा, लोकसभा, जिनका एक कार्यकाल निश्चित किया गया है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 साल। कि 5 साल बढ़िया काम करो, आप देश के लिए जो करना है, बड़े बड़े डिसीजंस लो, आप एकदम संप्रभु हैं, ठीक है? पर 5 साल बाद क्या हो जाएगी? लोकसभा भंग हो जाएगी। 5 साल बाद आपको या तो फिर से चुनकर आना पड़ेगा, या तो किसी और को स्थान दिया जाएगा। तो कार्यपालिका कितने प्रकार की हो गई? 2। एक हो गई स्थायी, जिसमें कौन आते हैं आपके? अधिकारी या लोक सेवक। और एक हो गई आपकी अस्थायी, जिसमें कौन आते हैं आपके? मंत्री संत्री। अच्छा, मंत्री, ठीक है। न्यायपालिका, शासन के विवादों का समाधान कौन करता है? भाई, राज्य और केंद्र में लड़ाई होगी, ये जमीन हमारी है, वो वाला राज्य मांग रहा है, केंद्र सरकार अलग नहीं मान रही है, ठीक है? कौन सुलझाएगा? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लड़ाई होगी, है ना? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमें चाहिए, कहता है कौन? छत्तीसगढ़। बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है, कौन सुलझाएगा? न्यायपालिका तो सुलझाएगी, है ना? ये न्यायपालिका ही तो है जो समस्त विवादों का निराकरण करती है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो हमारे केंद्र के हो। समझ में आ गया? तो ये 3 बॉडीज हैं जो इस पूरे देश को रन कर रही हैं, और तीनों बॉडीज की जो पावर्स हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है? बहुत ही अच्छी तरीके से समान रूप से विभाजित किया गया है। आपके न्यायपालिका के क्षेत्र में कार्यपालिका प्रवेश नहीं कर सकती। न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है, ठीक है? इन्हें डिटेल में देखते हैं। विधायिका, विधि बनाने वाली महत्वपूर्ण संस्था। विधि का अर्थ मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूं। विधि मतलब होता है कानून, ठीक है? भारत में विधि निर्मात्री संस्था कौन है? संसद है। अभी हमने इस बारे में बात करी। विधायिका जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। आपके संसद में जो व्यक्ति बैठे हैं वो उन्हें किसने चुना? जनता ने चुना है। भारत में 2 स्त्री विधायिका हैं, केंद्र और, पता है? केंद्र में जिसे हम जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा के नाम से, और राज्यों में हम उसे जानते हैं विधानसभा या विधान परिषद, जिन राज्यों में, ठीक है? कार्यपालिका, विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने का कार्य किसका है? कितने प्रकार की होती है? पहला, दूसरी। स्थायी में कौन आते हैं? और अस्थायी में? अच्छा, कार्यकाल किसका निश्चित होगा दोनों में? स्थायी का कार्यकाल निश्चित होगा कि अस्थायी का? अस्थायी का, ठीक है।
न्यायपालिका की बात करते हैं, इससे विवाद का समाधान करने के लिए बनाया गया। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र एवं एकीकृत है। अब ये जो शब्द आ गया एकीकृत, इसका मतलब क्या है? एकीकृत मतलब, अच्छा एक चीज बताओ, क्या हाई कोर्ट ने यदि कोई डिसीजन दिया है राज्य में, क्या उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट यदि उस डिसीजन को बदल दे तो फॉलो किसके डिसीजन को किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। अब इसको थोड़ा बदलते हैं, ठीक है, इस दृश्य को। मान लो सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देती है या कोई आदेश देती है या नया कानून को हाँ कह देती है कि एकदम सही है, तो क्या सारे राज्य मानेंगे उसको? बाध्यकारी होंगे उसे मानने के लिए? मध्य प्रदेश बोलेगा मुझे नहीं मानना। हो सकता है? नहीं हो सकता, आपको मानना पड़ेगा। आपको उस कानून को उस न्याय को या उस आदेश को बिल्कुल मानना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर जो न्यायिक स्वरूप है वो इस प्रकार से, सबसे ऊपर कौन बैठा है? उच्चतम न्यायालय है। उसके नीचे कौन है? उच्च न्यायालय है। उसके नीचे कौन है? अधीनस्थ न्यायालय है, जो बहुत सारे होते हैं, सेशनल कोर्ट्स वगैरह। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ उच्च न्यायालय की, इसका मतलब हाई कोर्ट, ये कहाँ पर होते हैं? जिलों में होते हैं। क्या एक राज्य में एक होना कंपलसरी है कि दो राज्यों का भी एक हो सकता है? दो राज्यों का एक हो सकता है, पक्का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना? पर ये राज्य को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, किसी जिले को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जिले के लिए ऑलरेडी अधीनस्थ न्यायालय बनाए गए हैं। और जब इन सबसे मामले नहीं संभलते हैं या इन सभी के जो निर्णयों को क्या किया जाता है, चैलेंज किया जाता है, तो वो कहाँ जाते हैं निर्णय? सुप्रीम कोर्ट। सारी शक्तियां किसके ऊपर निहित कर दी गई हैं? ये बोलता है कि आखिर में जाके शक्तियां किसके पास हैं? ये हमारी न्यायिक शक्तियों को एकीकृत बनाता है। क्लियर है? तो सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन है? और हाई कोर्ट के बाद कौन है? सेशनल कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र, भारत का स्तंभ, जिसकी वजह से भारत अपनी नींव को मजबूत किए आज भी खड़ा हुआ है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आपके वेस्टर्न कंट्री से इंडेक्स वगैरह आते हैं ना कि भारत का लोकतंत्र गिर रहा है, भारत एक डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में तानाशाही बढ़ती जा रही है, ये सब हमसे ईर्ष्या का भाव रखे हुए बेचारे अंदर ही अंदर जल रहे हैं। इस चीज को समझना आप। भारत, भारतीय अर्थव्यवस्था तो ऊपर उठ रही है, आपको पता है ना? नो डाउट भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपको देखने मिल रहा है तो वो अच्छा ही देखने मिल रहा है ना? आप देखते जा रहे हैं, हम टॉप 5, फिर धीरे से टॉप 4, फिर टॉप 3, धीरे धीरे करके हम ऊपर आते जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम कब आती है? लोकतंत्र तो यार सबसे बड़ा लोकतंत्र बना दिया, है ना? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। आपने विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिख दिया। भारत के सबसे ज्यादा आर्टिकल्स वाला संविधान किसका? भारत का। अब हम चाहते हैं कहीं तो आप फेल हो जाओ, आप कहीं फेल ही नहीं होते हो। आपका लोकतंत्र भी इतना बढ़िया रन कर रहा है, हर 5 साल में आप इलेक्शन करा लेते हो, कोई गृह युद्ध की स्थिति नहीं, कोई असामंजस्य की स्थिति नहीं है, सब एकदम खुश हैं, जनता बढ़िया आपको चुन रही है। ये तो प्रॉब्लम है, हमें अच्छा नहीं लग रहा ना, हम वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हम चाहते हैं कुछ गृह युद्ध हो, आपके आंतरिक मतभेद बढ़े, पर आप तो बढ़िया 5 साल में इलेक्शन करा लेते हैं। 5 साल बाद आप जो सरकार चुन के आती है उसे जनता स्वीकार कर लेती है, और वो 5 साल बाद वो जो सरकार चुनकर आती है वो बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करती है ना? यानी जवाबदेही जनता के प्रति बनी हुई है और देश बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इसी से तो प्रॉब्लम है, भारत के उभरते हुए वर्चस्व से प्रॉब्लम है इन्हें, है ना? इसलिए ये वेस्टर्न कंट्रीज के जो सो कॉल्ड इंडेक्स आते हैं वो क्या करते हैं? भारत में अर्थव्यवस्था गिर रही है, भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, भारत में जो जनता है वो परेशान है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, भारत में धर्मनिरपेक्षता खत्म होती जा रही है। ये कुछ भी नहीं है। भारत में इनमें से एक भी बिंदु कार्य नहीं कर भारत। आप जो जीरो लेवल पे रियलिटी है, ग्राउंड जीरो पे, वो आपको पता है कि भारत का लोकतंत्र है वो पूरे विश्व के सामने एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा हुआ है जिससे कोई हिला भी नहीं पा रहा है। सच्चाई केवल यही है। अब एक लोकतंत्र क्या होता है, इसके लिए अब्राहम लिंकन जी, जो किसके प्रेसिडेंट थे? अमेरिका के प्रेसिडेंट थे भूतपूर्व, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। लोकतंत्र होता है आपका जनता का, जनता के लिए, और किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा। विश्व में लोकतंत्र को सबसे बेहतरीन विचारधारा माना जाता है कि जो देश लोकतंत्र को फॉलो करते हैं ना,
वो देश सर्वाधिक अच्छा कार्य करते हैं, यानी उस देश में रहने वाले नागरिकों को सबसे बेहतरीन क्या प्राप्त है, अधिकार प्राप्त हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, तो उसमें देखो जन कल्याणकारी शासन होता है। जनता को किसी भी प्रकार से यहाँ पे परेशान किया जाता है या उसके अधिकारों का हनन किया जाता है, नहीं किया जाता है। यहाँ जो भी अधिकार बनाए जाते हैं, वो जो भी कानून बनाए जाते हैं, वो जनता के हित को देखते हुए ही बनाए जाते हैं। उत्तरदायी शासन किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति होते हैं। स्वतंत्रता तथा समानता पर आधारित, क्या सरकार मतभेद करती है कि हम इस राज्य के लोगों को ये कानून या ये अधिकार नहीं देंगे, हम इस राज्य के लोगों को कुछ ज्यादा कानून या अधिकार देंगे, होता है ऐसा? नहीं होता है। जनता का नैतिक उत्थान, सारे कार्य किसके लिए किए जाते हैं, जनता के नैतिक उत्थान के लिए किए जाते हैं। देशभक्ति की भावना का विकास होता है, क्योंकि जब देश इतना खुश है, देश में जनता का शासन है, तो देशभक्ति का भाव तो अपने आप जागृत हो गई। और आप सभी देशभक्त हो सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत बड़े देशभक्त हो मतलब आप लोग, है ना? क्यों आया ये भाव? और यदि एक बात बताइए, आज हमारे देश में तानाशाही होती तो क्या है, देशभक्ति का भाव होता? कहीं ना कहीं हम परेशान होते और लोकतंत्र की मांग कर रहे होते, जो और भी बहुत सारे देश कर रहे हैं, है ना? कुशल शासन, कुशल शासन तो हो गई, चुना किसने है? बस आपके जैसे समझदार लोग चुनेंगे तो कुशल शासन तो आएगी, है ना? और क्रांतियों की कम संभावना, अरे जब देश में लोकतंत्र स्थापित है, देश इतने अच्छे से काम कर रहा है, देश की जनता एकदम खुश होकर खा रही है, पी रही है, सो रही है, घूम रही है, तो क्रांतिकारी कौन बनेगा? जबरदस्ती के क्रांतिकारी पैदा हो जाएंगे क्या? हमें चाहिए आजादी, हम तो मांगे आजादी, कुछ याद आया? ऐसे क्रांतिकारी बहुत पिटते हैं बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। है तो ऐसे पिटने वाले क्रांतिकारी मत बनना, है ना? अंतिम बिंदु की ओर पहुंचते हैं, राज्य। एक बात ध्यान रखना, संविधान पढ़ते वक्त जब भी राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसका मतलब देश और राष्ट्र होता है। मैं यहां पर आपसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, संविधान में इन्हें प्रांत बोला जाता है, ठीक है? संविधान में जब आप देखेंगे तो इनको प्रांत शब्द के रूप में डिनोट किया गया है। पर जब राज्य की बात होती है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो इस राज्य के 3 अंग होते हैं, सॉरी, इस राज्य के 4 अंग होते हैं, तब जाके आपका एक राज्य बनता है, ठीक है? राज्य ऐसे नहीं बनता कि भीड़ इकट्ठी कर ली, चलो कितने लोग इकट्ठे हो गए, एक काम करो 10 लाख लोग चलो उस टापू में जल के रहते हैं, आज से ये राज्य हुआ, मतलब एक नया देश हुआ। क्या नाम रखना चाहोगे? हमारा देश, ठीक है, हमारा देश। तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए राज्य के पास? भूभाग, मतलब एक क्षेत्र होना चाहिए जहां आपकी जनता, आपके लोग और स्वयं आप क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, अपनी विकास कर सकते हैं, विकासशील हो सकते हैं या विकसित हो सकते हैं। दूसरी चीज, चलो जमीन ढूंढ ली, चलो मैं निकला गड्डी लेके नहीं, जमीन ढूंढने, ठीक है, जमीन ढूंढने मैं निकला और मैंने एक बहुत बड़ा भूभाग खोज लिया और मैंने वहां पे अपना ध्वज गाड़ दिया, हमारा देश। पर मुझे लोग भी तो चाहिए, मैं अकेले अकेले राष्ट्रपति भी बन जाऊं, अकेले प्रधानमंत्री बन जाऊं, खुद पे शासन चलाने लगूं क्या? ऐसा हो सकता है? नहीं, तो मुझे कौन चाहिए? तो फिर मैं अब निकलूंगा क्या, लोगों को इकट्ठा करने, या मुझे एक कौन चाहिए, जनता चाहिए, तभी तो मैं देश बना सकता हूँ। सबसे पहले मुझे एक भूभाग चाहिए, फिर मुझे चाहिए जनसंख्या, और जब जनसंख्या मेरे पास होगी, एक अच्छा भूभाग मेरे पास होगा, तब मैं क्या बनाऊंगा, तब मैं बनाऊंगा सरकार। तुम सड़क मंत्री, तुम कैबिनेट मिनिस्टर में कौन सा पद, वित्त मंत्री, आप बन जाइए कानून मंत्री। बेटा आप कानून मत बनाना, रहने दो, है ना? तो ये सारे विभाजन करके हम क्या बना देंगे, सरकार। पर इसके बाद भी आपका राज्य नहीं बन सकता अगर उसमें एक फैक्टर मिसिंग है। तो वो फैक्टर कौन सा होता है, संप्रभुता। एक चीज मैं बताता हूं, 1947 के पहले भारत में एक भूभाग भी है। देखो 1947 के पहले का दृश्य देखो, आपके पास एक भूभाग है, भारत, पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है हमारे साथ, आपके पास जनसंख्या भी है, और तत्काल प्रभाव पे उस समय कांग्रेस ने बहुत सारी सीटों पर विजय करके सरकार में अपने आप को क्या किया था, पार्टिसिपेट भी किया था। पर क्या हमने अपने मुताबिक कानून बना सके? क्योंकि क्या नहीं था हमारे पास, संप्रभुता नहीं थी हमारे पास। इस संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, स्वयं निर्णय लेने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, जनता के हित में कुछ कार्य करने का अधिकार। अब ये 2 प्रकार की होती है संप्रभुता भी। संप्रभुता आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य, यानी बाहरी। अच्छा, आंतरिक संप्रभुता क्या होती है,
कि मुझे राज्यों के लिए क्या नई योजनाएं लाना है, किन राज्यों का नाम बदल के मुझे क्या, मैं मेरे ऊपर डिसीजन है ना, मैं राज्यों के नाम बदल सकता हूँ, मैं नए राज्यों की स्थापना कर सकता हूँ, मैं राज्यों में परिवर्तन कर सकता हूँ, मैं दो राज्यों के बीच कुछ भी नई चीज बना सकता हूँ या उनको कुछ कानून बना सकता हूँ। ये मेरी आंतरिक हो गई, यानी मैं भारत के अंदर डिसीजन लेने के लिए क्या हूँ, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ। मैंने राज्य को बदल के यूटी कर दिया, मैंने किसी से पूछा, मैंने क्या क्वीन को फोन लगाया कि मैम मैं कर सकता हूँ क्या, लगाया क्या? हम संसद गए, हमने संसद में डिस्कशन किया, डिस्कशन में आपसी सहमति बैठी, आपसी सहमति के बाद हमने क्या कर दिया, डिसीजन को लागू कर दिया। और दूसरी बात आती है बाहरी, बाहरी संप्रभुता क्या होती है कि मुझे किस देश के साथ किस प्रकार के संबंध रखते हैं। अब एक बात देखिए, आज इजराइल को बहुत से देश पसंद नहीं करते हैं, पर इजराइल भारत का कैसा दोस्त है? आज रशिया के ऊपर ना जाने कितने सैंक्शंस लगे हुए हैं, पर रशिया भारत का कैसा दोस्त है? तो हम किसी से पूछ के दोस्ती रखेंगे क्या? आप किसी से पूछ के दोस्ती रखते हो? भारत भी नहीं रखता है। भारत का जैसा मन है वो बाहरी देश के साथ वैसे समझौते कर सकता है, वो संधियां कर सकता है, वह वैसे उसके साथ संबंध रख सकता है। भारत को किसी संधि में नहीं जुड़ना, नहीं जुड़ना हमें, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हमारे ऊपर, हम संप्रभु देश हैं। एक राज्य के जो चार गुण होने चाहिए उसमें जो चौथा गुण है संप्रभुता, वो हमारे अंदर क्या है, निहित है। तो हमें आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गया आपके राज्य के गुण, और ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, इंडियन पॉलिटी का। इसके बाद इंडियन पॉलिटी के जो आगे हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका समझना है, वो हम नेक्स्ट क्लास से समझेंगे। फिलहाल ये बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? जल्दी से एक बार देख लेते हैं। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्लियर है? संविधान क्या करता है किसी देश के? ठीक है, ठीक है। संविधानवाद और गैर संविधान में कोई अंतर, मतलब कोई डाउट? क्लियर है? संविधानवाद क्या होता है? जो संविधान को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कार्य में किया जाता है या यूज किया जाता है। और गैर संविधानवाद क्या होता है? ठीक है। संवैधानिक और संविधानेतर जिसका वर्णन संविधान में, वो क्या हो गया? जो बिना संविधान के वर्णन के अलावा बनाए गए हैं वो क्या हो गए? संविधानेतर। अच्छा, ये दो प्रकार के होते हैं, एक जो एक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं और एक जो कार्यपालिका के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। संवैधानिकता के सिद्धांत, अधिकारों का विभाजन, जिम्मेदार सरकार, लोकप्रिय संप्रभुता, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, व्यक्तिगत अधिकार, सेना पर नियंत्रण। किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है? क्लियर है? चलिए, यहाँ कोई प्रॉब्लम है? विचारधाराओं में कोई प्रॉब्लम? ये सारे नोट्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, प्रिंट कोई नहीं निकलवाएगा। विधायिका क्या होती है? जो विधि का निर्माण करे। ठीक है। कार्यपालिका क्या होती है? जो कार्यपालिका जो विधि का क्या करे? क्रियान्वयन। कितने प्रकार की होती है? दो, पहला, दूसरा। ठीक है। लोक सेवा किस में आते हैं? स्थायी में आते हैं। और तीसरा जो हमारा हो गया न्यायपालिका, जो क्या कार्य करती है? विवादों का समाधान करती है। लोकतंत्र क्या है समझ में आ गया, और राज्य के अंग क्या है समझ में आ गया। तो जब भी संविधान में राज्य शब्द का उपयोग किया जाएगा, यानी बात हो रही है भारत की, हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की बात हो रही है। क्लियर है? तो अब हम कल से या नेक्स्ट क्लास से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। इसमें जो भी डाउट्स आते हैं आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और ये नोट्स आपको अपनी कॉपी में क्या करने हैं? कंप्लीट करने, हैंड रिटन बनाने हैं। और जो भी डाउट आता है आप मुझसे फिर बाद में पूछ सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, चलिए, जय हिंद।